मॉडलिंग ब्यूटी निष्ठा श्रीवास्तव, जिन्हें मिस एशिया इंटरनेशनल के खिताब से नवाजा गया है, उपस्थित हैं। उनका हम जोरदार स्वागत करते हैं। निष्ठा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। ढेर सारा धन्यवाद जी। और सबसे पहले तो आपको इस उपलब्धि हेतु ढेर सारी बधाइयां देते हैं। और अब हम जानना चाहेंगे कि कब और कैसे आपके मनोमस्तिष्क में यह बीज अंकुरित हुआ कि आपको ब्यूटी कंटेस्ट में भाग लेना है, बताइए। ये वो सवाल है जो शायद मेरे दिल को छू जाता है, क्योंकि सच बताऊं अनुपमा जी, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाऊंगी या देश के लिए एक खिताब लेकर आऊंगी। पर जैसे कि हर एक लड़की का सपना होता है, शीशे के सामने खड़ी होती है, देखती है वो कैसी लग रही है, ऐसा मैंने भी कई बार किया था। पर कहानी वहां से शुरू हुई जब मेरे अंदर जो एक लेखक है, जो एक कविता लिखने की इच्छा थी, नॉवेल्स लिखने की इच्छा थी, ये धीरे धीरे अपना एक रूप लेती गई। और मेरा पहला नॉवेल, जिसका नाम है रक्षाबंधन, 2020 में प्रकाशित हुआ। और अब मैं कहूंगी कि आप सभी के बहुत सारे प्यार और आशीर्वाद से वो नेशनल बेस्ट सेलिंग नॉवेल बना। और उसी के अवार्ड सेरेमनी में जब मैं गई तो मैं कहूंगी अनुपमा जी, वहां से मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। क्या बात। वहां मुझे सलोनी जी मिली, जो कि इंडियन टीम की ग्रूमर होती हैं माइलस्टोन पैटर्न्स के लिए। और उन्होंने मुझे वहां से पैजेंट की जर्नी के बारे में बताया, ब्यूटी कॉन्टेस्ट की जर्नी के बारे में बताया। और अब मानेंगी नहीं कि जब मैंने सुना तो मुझे लगा, अरे ये तो वो बात है जो शायद मुझे कभी सुननी ही नहीं है। क्योंकि उसमें मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि आपका कभी रुझान उस तरफ रहा नहीं। बिल्कुल नहीं था। और जिस परिवार से मैं आती हूँ, जिस परिवेश से मैं आती हूँ, वहाँ पढ़ाई लिखाई इसी के आसपास हमारी दुनिया घूमती है। तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ जिंदगी में होने वाला है। बिल्कुल, बहुत ही खुशी हुई है जानकर कि अचानक आपको ऐसा सरप्राइज की तरह से ये मिला है, आपका एक सफर यहाँ शुरू हुआ। लेकिन बचपन में आप क्या सोचती थी कि आप क्या बनना चाहेंगी? बहुत खूबसूरत सवाल है। और इसके बारे में मैं कहूंगी कि मैं उन कुछ बच्चों में से हूँ जो अपनी मम्मी से बहुत प्यार करते हैं, और वो करते हैं जो माँ कहती है। बात ये सही है कि जब मम्मी बहुत कुछ कराती थी, तो अनुपमा जी, मेरी मम्मी ऐसी थी जिन्होंने, जब मैं छोटी सी थी, मुझे याद है 2.5 साल की, बोलना सीखा था बस, तो मेरी मम्मी ने मुझे म्यूजिक क्लास, डांस क्लास, भरतनाट्यम और कराटे, पेंटिंग सब जगह भेजती थी। तो मैं सोचती थी ये इतना कुछ कर रही हैं, इसका मैं क्या करूंगी। पर एक बात है जो आज मैं रेट्रोस्पेक्ट करती हूँ, तो मुझे लगता है कि जो भी माँ बाप आपके लिए करते हैं वो बहुत दूर की सोचते हैं। और उन सारे ड्रीम्स के बीच में बस मैं ये सोचती रहती थी कि मैं आखिर अपनी लाइफ में करूंगी क्या। तो सच बताऊं तो मैंने बचपन में कभी सोचा ही नहीं था कि मैं अपने जीवन में क्या करने वाली। मतलब आपका कोई गोल सेट नहीं हुआ था उस समय तक, लेकिन आपके अंदर जो सारी चीजें डेवलप हो रही थी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी को ग्रूम कर रही थी। तो उसका फायदा आपको मिला है। जी। एक बात और पूछना चाहूंगी निष्ठा जी कि ये तो आपका बहुत बड़ा एक टाइटल है, उपलब्धि है आपकी। तो कई बार हम ये सोचते हैं कि बेटियों को थोड़ा सा, कई परिवार ऐसे होते हैं जो बेटियों को इस फील्ड में आने से थोड़ा सा रोकते हैं या संकोच करते हैं। कहीं ना कहीं एक ग्लैमर वर्ल्ड की कुछ ऐसी छवि है। तो आप इस पर अपना क्या व्यू देना चाहेंगी? आपका संघर्ष कुछ हुआ? पर मेरी कहानी ऐसी थी कि जब एकदम से बात आई तो आप मानेंगी नहीं, मेरे घर पे मेरी मम्मी के अलावा किसी को पता भी नहीं था कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने जाने वाली हूँ। क्या बात है, अरे वाह। तो मेरे घर में मेरे पापा जो हैं या मेरे और भी जो घर में लोग हैं, वो बहुत मोटिवेटिंग है, ऐसा नहीं है, पर इस फील्ड से सब थर थर कांपते हैं। तो ये बस मेरी मम्मी को मुझ पर विश्वास था कि जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो आपको लगता है कि सही है और दूसरे उसे किस नजरिए से देखते हैं, आपको उस पर कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप जो करने वाले हैं वो सही है। और हाँ, एक बात जरूर है कि हर किसी को पता होना चाहिए कि हम जिस भारतीय संस्कृति से हैं, हम जिस परिवेश से पले हुए हैं, यहाँ पर कुछ सीमाएं हैं, हमें चीजों को समझना है और कभी भी जो पेरेंट्स ने हमें अपॉर्चुनिटीज दी है उसका मिसयूज नहीं करना है। तो ये बात मैंने हमेशा ध्यान रखी। लेकिन कहीं ऐसा कोई अनुभव है आपका जो आपको लगे कि इस फील्ड में जाने से आखिर परिवार वाले संकोच क्यों करते हैं? जी, मैं ऐसा कहूंगी कि आप कह सकते हैं कि भगवान की कृपा से मुझे अच्छे लोग ही मिले हमेशा। पर हाँ, जब मैं बाहर गई थी, फर्स्ट टाइम इंडिया के बाहर, मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने ही गई थी दुबई में, मिस एशिया इंटरनेशनल 21 के इस फिनाले में। और जब मैं वहां गई तो मुझे समझ में आया कि ब्यूटी इंडस्ट्री में बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो वहां तक पहुंचते हैं
सीढ़ियां बनाकर, किसी के हाथ पर, पैर पर हाथ रखकर, और कुछ लोग होते हैं जिनमें अपने ऊपर एक आत्मविश्वास होता है, टैलेंट होता है, जिसकी वजह से वो ऊपर पहुंचते हैं। वहां जाकर मैंने एक बात बहुत साफ साफ समझी कि जरूरी नहीं है कि हर जगह आपको रेफरेंस या इंडस्ट्री में जो कहा जाता है ना, कोई गॉडफादर हो, कोई आपकी पहचान का हो, तभी आप कुछ कर पाएंगे। तो अनुपमा जी, इस इंडस्ट्री में तो क्या, किसी भी इंडस्ट्री में जिसमें मैंने एक्सेल किया, मेरी कोई जान पहचान का नहीं था। बस मुझे कॉन्फिडेंस था कि जो मुझे करना है वो मुझे करना है। तो हाँ, आपको बहुत अलग अलग टाइप के लोग मिलते हैं, मुझे भी मिले बिल्कुल, पर ये आपकी चॉइस है कि आपको किसको कितनी उंगली पकड़ानी है। ओके, बहुत ही सही आपने कहा। और मुझे लगता है कि ये बात हमारी सारी जो नारी शक्तियां हैं, जो बच्चियां हैं, जो इस फील्ड में आना चाहती हैं, उनको समझना और सीखना है कि उन्हें कहाँ कैसे सतर्क और सावधान रहना है अगर वो इस फील्ड को ऑप्ट करती हैं। बिल्कुल, आप अपने अनुभव साझा कर रही हैं और उससे हमें बहुत सारी जानकारियां मिल रही हैं। तो बताइए, चलिए वहां पहुंचते हैं जहां से आपको ये टाइटल मिला है। आपकी किस तरह से तैयारी हुई, आपने किस तरह से राउंड्स आपके कौन कौन से रहे और कितने पार्टिसिपेंट्स के बीच में आपने ये खिताब जीता है? अनुपमा जी, जब मैं इंडिया में थी और जब तैयारी हो रही थी तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं हील पे चलने के लिए रोज 2-2 घंटे हील पे क्यों चलती हूँ। तो ये बहुत सरप्राइजिंग था मेरे लिए कि ये कैसे होगा, क्योंकि यकीन मानिए तो मेरे घर पे तो शायद मैंने कभी आधा इंच की भी हील नहीं पहनी थी। तो आधा इंच से 2, 2 से 4, 4 से 6 और 6 से फिनाले तक पहुंचते 6.5 इंच की हील है जो मैं पहनती हूँ, और अब मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ इस हील में। तो ऐसी छोटी छोटी प्रैक्टिसेस थी, स्पीच प्रैक्टिसेस, क्योंकि आप ऐसे बहुत लोग होते हैं अनुपमा जी जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, पर अपने टैलेंट को एक्सप्रेस कर पाना, सही जगह पे उसको इम्प्लीमेंट करना, ये भी बहुत जरूरी है। और मैंने वहां पर ये समझा कि जो मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया था, एक टैलेंट राउंड होता है जब आप ब्यूटी पैजेंट में जाते हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने। टैलेंट राउंड वो होता है अनुपमा जी जहां आपको 2.5 मिनट मिलते हैं, और उस 2.5 मिनट में आपके अंदर जो है आपको बेस्ट दिखाना है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। उस 2.5 मिनट में मैंने क्लासिकल म्यूजिक सीखा हुआ है और मैं भरतनाट्यम डांसर भी हूँ, और मुझे लिखने का बहुत शौक है। ये 3 चीजें थी जो मेरे दिमाग में थी कि मुझे 2.5 मिनट में इसको प्रेजेंट करना है। एक कॉन्सेप्ट था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो हमने बहुत कॉमनली सुना है, पर उसको फील करने की जो वाइब होती है मैंने अपनी टैलेंट राउंड में समझी। तो मैंने खुद गाना गाया था, ओरी चिरैया, और उस पर मैंने भरतनाट्यम किया था। भरतनाट्यम भी किया गाने पे आपने? समय गाया खुद और भरतनाट्यम भी किया। वाओ, उसको फील। और मैं आपको सच बताऊं अनुपमा जी, जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी तब शायद वो फील नहीं था, पर जब वहाँ 42 पार्टिसिपेंट्स थे, इसमें 42 कंट्रीज थी, और जब मैंने वो परफॉर्मेंस किया था तो मेरे साथ शायद वहाँ जितनी लड़कियां थी उन्हें हिंदी नहीं समझ में आती थी, पर वो इमोशन जो मेरे अंदर था वो स्टेज पर इतना ब्राइट था कि मैं सबकी आंखों में आंसू देख रही थी। क्या बात है। तो वो पावर होती है जो हमको एक्सप्रेस करनी होती है। सच में बहुत ही खूब आपने बताया। और कितने राउंड्स रहे आपके, क्या क्या आपसे सवाल फिर पूछे गए, और जो विनिंग राउंड रहा उसमें आपसे क्या क्वेश्चन किया गया? जी बिल्कुल, तो ये 8 दिन का कॉन्टेस्ट होता है, और हम ऐसा सोचते हैं कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट में सिर्फ बाहरी ब्यूटी, जो एक्सटर्नल ब्यूटी होती है, उसके डिपेंड पे रिजल्ट्स आते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मैं सच बताऊं तो जब मैं यहाँ से वहां पहुंची थी और मैंने सारे पार्टिसिपेंट्स को देखा तो मुझे लगा ये बहुत मुश्किल होने वाला है। और मुझे याद है वहीं से मैंने अपनी मम्मी को फोन किया था कि मम्मी मेरा तो कुछ भी नहीं होगा। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि जो सीखा है, जो आता है, उस पर 100% देना, और ध्यान रखना कि हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना जो हम किसी को दिखाने के लिए करें। जैसे हैं वैसे रहना। और अनुपमा जी, ब्यूटी कॉन्टेस्ट में डे 1 से आपके ऊपर एक ऐसे कह सकते हैं वेबकैम होता है जो होता है। आप लोगों के साथ कैसा बिहेव करते हैं, आप लोगों को ट्रीट कैसा करते हैं, हर राउंड में आप कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं, आप कितने पंक्चुअल हैं, आप जितनी गाइडलाइंस हमें मिलती हैं उन्हें कितना फॉलो करते हैं। तो कल्चरल राउंड्स होते हैं जहाँ पे सारी, फर्स्ट डे कल्चरल राउंड ही होता है अनुपमा जी, जहाँ पे सारी कंट्रीज अपने अपने कल्चर्स के बारे में बताती हैं। हम सोचते हैं कि बस हमें अपना कल्चर बताना है और खत्म कर देना है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। क्योंकि अगले दिन जब पर्सनल इंटरव्यूज होते हैं तो आपसे किसी भी 5 कंट्रीज के बारे में पूछा जाता है और उनकी कल्चर के बारे में पूछा जाता है। तो आपको बहुत पेशेंट होना होता है थ्रू आउट द इंट्रोडक्शन, थ्रू आउट कल्चरल एक्सचेंज। उसके बाद जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो जो 3rd डे से हमारे राउंड स्टार्ट होते हैं, वो राउंड स्टार्ट होते हैं कल्चर के ऊपर, ट्रेडिशन के ऊपर। पर हमें ध्यान देना होता है कि हम जिस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके बारे में हम कितना जानते हैं, उसको कितने अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
एक और चीज जो मैं सारे राउंड्स में समझी थी कि जब हमारा ये इंट्रोडक्शन राउंड होता है जहां पे मैं नेशनल बर्ड पीकॉक बनी थी। क्या बात है? और पीकॉक बनने में एक खास बात थी जो मैंने अपने मन से सोची थी कि जो पीकॉक होती है ना, वो शायद हर एक लड़की होती है, इस दुनिया की हर एक लड़की, उसके पास बहुत सुंदर पंख होते हैं, पर पता नहीं होता कि उन्हें कैसे खोलना है और कैसे डांस करना है कि आप बहुत सुंदर दिखे। क्या बात है? तो इसलिए मैंने पीकॉक कॉन्सेप्ट अपने इन राउंड्स में यूज किया था। और जब आप पूछ रही थी कि फिनाले क्वेश्चन क्या था, फिनाले राउंड में एक सवाल था, तो उन्होंने मुझसे सवाल किया था कि ऐसा कौन है जो ब्यूटी इंडस्ट्री में आपको इंस्पायर करता है। इसका जवाब शायद सबके लिए अलग अलग होता। मैंने एक पल को सोचा और मैंने कहा कि कोई ऐसा है जिसने मुझे बताया कि अच्छे कैसे दिखते हैं, खुद को अच्छा कैसे फील करते हैं, और वो कोई ऐसा है जो कभी स्टेज पर नहीं आता पर मुझे स्टेज पे धक्का दे देता है। शायद वो सारी ब्यूटी इंडस्ट्री के लिए बहुत इंस्पायरिंग नहीं होगा, पर वो मेरी मम्मा है। ओके। तो शायद वो डिसाइडिंग आंसर था जिसने मेरी पूरी लाइफ बदल दी थी। नहीं, बिल्कुल सच बात है। बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है अगर माँ आपके बैक में होती है, आपको सपोर्ट कर रही होती है, तो एक बेटी के लिए मुझे लगता है बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है। फिर बताइए कैसा रहा? अब आपकी दिल की धड़कनें बढ़ना शुरू हुई होंगी जब सारे राउंड्स फिनिश हो गए होंगे और आप फिनाले की तरफ बढ़ रही होंगी, तो उस समय आप क्या सोच रही थी और कि आपको लग रहा था कि आपको मिलने वाला एक खिताब? अनुपमा जी, पता है आज भी जब वीडियो देखते हैं या जब भी जिसने भी पूरे इंडिया में किसी ने भी देखा, तो लोगों ने मुझसे पूछा कि निष्ठा जब नाम अनाउंस है विनर का तो तुम आगे क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि मुझे 2 पल तक याद ही नहीं था कि मेरा कंटेस्टेंट नंबर 18 है और विनर कंटेस्टेंट नंबर 18। माय गॉड, ब्लैकआउट। फिर मैंने देखा और आज भी आपको पता है अनुपमा जी, मेरे क्राउनिंग मोमेंट की एक भी अच्छी पिक्चर इसलिए नहीं क्योंकि मैं रो रही थी। अरे वाह, मैं इतनी इमोशनल थी और वो बहुत ऐसा मोमेंट था। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स बहुत अच्छी पिक्चर्स हैं जो आप पेपर्स में देखते हैं, न्यूज़पेपर में, मीडिया में, वो बाद में खींची गई। पर उस पल की अगर मैं आपको असली बात ये बताऊं तो मुझे 2 मिनट लगा था एक्सेप्ट करने में कि मैं विनर हूं। और क्योंकि वो सारी चीजें फ्लैशबैक कर रही थी, कितना स्ट्रगल, मेरी मम्मी ने कितने लोगों से लड़ाई करी थी मुझे वहां भेजने के लिए, या मैंने कितने स्ट्रगल्स किए थे। बहुत अलग अलग लोग थे, बहुत टैलेंटेड लड़कियां थी और बहुत कॉम्पिटिशन होता है। और कॉम्पिटिशन ऐसा होता है अनुपमा जी जहां आप इमेजिन नहीं कर सकते कि साधारण लिखने वाले लोग क्या क्या करेंगे, कितना अच्छा परफॉर्म करेंगे। इस लेवल का कॉम्पिटिशन सचमुच में। और इसीलिए इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है कि आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी मेरे ख्याल से वहां जज की जाती है, और तब आप किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक तो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं आप, और दूसरा आपका सेल्फ रिप्रेजेंटेशन, आपकी खुद की जो विशेषताएं हैं आप वहां पर उसको बता रही होती हैं। तो चलिए, ये बहुत एक खुशनुमा पल रहा, हमेशा के लिए यादगार। और उसके बाद आप ये बताएं कि और इससे हटकर आपकी क्या हॉबीज हैं? तो जैसा कि मैंने कहा कि सिंगिंग, राइटिंग, भरतनाट्यम, ये मेरी बहुत बहुत स्पेशल हॉबीज हैं। एक और बहुत स्पेशल हॉबी है मेरी पेंटिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि आर्ट एक ऐसा फॉर्म है अनुपमा जी जहां आप अपनी अंदर की हर एक फीलिंग बहुत खूबसूरती से पोर्ट्रे कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ, मुझे ऐसा लगता है किसी के पास अगर थोड़ा सा भी टाइम है ना, तो पता नहीं है, मैंने बचपन में सुना था कि हाथ कभी खाली नहीं होने चाहिए। तो नानी दादी को देखते थे स्वेटर बनाती रहती थी, तो शायद मैं भी अपने घर में जब एक पल भी खाली होती हूँ तो या मैं पेंटिंग कर रही होती हूँ या मैं कुछ लिख रही होती हूँ, तो वो ना हमारे अंदर की जो चीजें हैं उन्हें बहुत सुंदर तरीके से पोर्ट्रे करती है। और इतना एनर्जी होती है हम महिलाओं में खासतौर पर, जिसे मुझे लगता है कि कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये आपको किस ईयर में मिला है और इसके बाद आपके क्या प्रोजेक्ट्स वगैरह रहे हैं? आपने क्या सोचा कि अब आगे आप क्या क्या करने वाली हैं? जी बिल्कुल। तो अनुपमा जी, यूजुअली क्या होता है कि जब पैजेंट्स जीतते हैं तो लोग सोचते हैं कि अब ये बिल्कुल बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाएंगे। मेरी धारणा हमेशा से थोड़ी अलग। फिर मैंने ये सोचा कि मुझे कुछ ऐसा करना है जो मेरी अपनी कलाओं को और उभारे, जो कि लेखन है या गायन है या नृत्य है। तो जब मैं वहां से जीत कर आई थी, उसके बाद से ऑफ कोर्स एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो आप साइन करते हो, विनिंग गर्ल जो होती है वो साइन करती है कि आपको डिफरेंट इवेंट्स में जाना है, गेस्ट अपीयरेंसेस देनी है। वो मैं बिल्कुल करती आई। 2021 का टाइटल मैंने जीता था। और उसके बाद से मैं पिछले जो 1.5 साल हुआ है, तब से मैं 3 बार इंडिया को यूनाइटेड नेशंस के कॉन्क्लेव में एज अ स्पीकर रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ। क्या बात है। और मैं अगली स्पीच देने फिर से दुबई जाऊंगी 23 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में 2023 में। बहुत सारी बधाइयां, ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस स्पीच में आप थोड़ा सा हमें आइडिया दीजिए, हमारी सखियों की बोलने वाली क्या है, सब्जेक्ट क्या है आपका स्पीच का? इस बार जो हमारी स्पीच है वो है द ग्रोइंग लेडी के बारे में। कि किस तरीके से द ग्रोइंग लेडी, ये एक सिस्टमैटिक टॉपिक है जो सारी कंट्रीज बोलेंगी। इसमें 180 कंट्रीज होती हैं, हर जगह के स्पीकर्स आते हैं। तो ग्रोइंग लेडी एक ऐसा टॉपिक है जहां मुझे लगता है कि मैं ऐसा कुछ बोलना चाहती हूँ
जो ये बताए कि किस तरीके से लड़कियां खुद अपने आप को समझती हैं, उभारती हैं, और एक पॉइंट होता है कि हम ही अपनी लाइफ के डिसीजन मेकर हैं, या तो बन जाएंगे या खराब हो जाएंगे। तो मैं कुछ इसी तरीके से अपनी ये स्पीच देने वाली हूँ, और ये जो स्पीच होती है इसलिए बहुत स्पेशल होती है क्योंकि ये 3 घंटे की स्पीच होती है फॉर एवरी कंट्री। ओह माय गॉड। तो 8 दिन का जो इवेंट होता है, 3 घंटे कंटिन्यूअसली बोलने वाली है। इसमें पैनल डिस्कशंस भी होते हैं। पहले हम एक स्पीच देते हैं, फिर 5-5 कंट्रीज होते हैं जो साथ में बैठते हैं और उस स्पीच पे डिस्कशन करते हैं। तो हमें और पता लगता है कि दूसरे लोग इस बारे में क्या सोच रहे हैं, अच्छा वहां क्या चल रहा है, हम अपने देश में क्या ला सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होता है जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ। बहुत सारी बधाइयां और बहुत सारे शुभकामनाएं इसके लिए आपको। और सबसे बड़ी बात मुझे अभी ये पूछनी कि आपका बैकग्राउंड मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं टेक्निकल है, बताइए इस बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं एक इंजीनियर हूँ। 2016 में मैंने अपनी इंजीनियरिंग करी। इंजीनियरिंग के साथ साथ कला और अनुपमा जी, पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है। तो रिसेंटली मैंने एमटेक एंट्रेंस दिया था और अब मैं स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी मेरठ से एमटेक भी कर रही हूँ। और अभी भी आगे बहुत सारी इच्छा है कि मुझे पीएचडी भी करना है, और पता नहीं बहुत माय गुडनेस, कमाल का। मतलब आपका एम्बिशंस जो है वो हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ एक मुकाम हासिल करने की एक क्षमता, एक योग्यता हमें दिख भी रही है जिस तरह से आप अचीव करती जा रही हैं कुछ ना कुछ। तो बहुत खुशी की बात है। अब ये बताएं कि ऐसा कुछ है जो मैंने आपसे नहीं पूछा, कुछ ऐसी बातें बताइए। बिल्कुल अनुपमा जी, 2 बातें हैं जो कोई ना भी पूछे तो मैं हमेशा बोलती हूँ। जी बताइए। पहली बात ये है कि जो लड़कियां हैं, जो छोटी लड़कियां हैं, टीनेज में होती हैं, हमें हमेशा लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ जो कर रहे हैं वो पता नहीं हमारे कितने यूज का है, या कभी हमें अच्छा लगता है, बुरा लगता है। तो मैं ऐसी अपनी सारी बहनों को ये एडवाइस देना चाहूंगी कि जो भी माँ बाप हमारी लाइफ में करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो जो भी करते हैं ना वो सिर्फ हमारे अच्छे के लिए करते हैं। ये बात आपको देर से समझ आती है, पर अभी समझ जाएं तो इसमें आपका भी भला है, उनका भी भला है। दूसरी चीज जो मैं हमेशा अपनी बहनों से कहूंगी, स्पेशली मम्मियों से कहूंगी, मम्मियां पूरी लाइफ इसमें लगा देती हैं कि हम अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए ये करें, ऐसा करें, ऐसा करें। तो मुझे उनको बहुत प्यार से ये एक सुझाव देना है कि आप बहुत खूबसूरत हैं, ये आपकी भी जिंदगी है। जो आप दूसरों के लिए करना चाहती हैं, थोड़ा सा वक्त निकालकर वो चीजें अपने लिए भी करें, क्योंकि दूसरों को बनाते बनाते ऐसा नहीं होना चाहिए कि मम्मियां भूल जाती है कि हम भी कुछ हैं। हाँ? एग्जैक्टली। अपनी सारी खूबियां मम्मियां भूल जाती हैं। तो मैं बार बार उन्हें झकझोर कर उठाना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि आपकी जिंदगी है और आपको अपने लिए भी जीना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही खूब आपने कहा। और अवश्य जितनी भी नारी शक्तियां आपको सुन रही होंगी, हमारी जो सखियां हैं और जो हमारी ग्रोइंग जनरेशन है जो आना चाह रही है इस फील्ड में, कहीं ना कहीं आपसे बहुत कुछ सीखेगी। आपने इतना अच्छा मैसेज उनको दिया है और बहुत अच्छी जानकारी आपसे मिली है। तो मुझे लग रहा है निष्ठा जी की सारी बातें हो गई, अभी कुछ और बाकी है? बातों का तो कोई अंत नहीं होता अनुपमा जी, पर बहुत अच्छा लगा आपसे ये सारी बातें साझा कर और मैं उम्मीद करती हूँ कि इसी तरह बहुत सारी बहनें हों मेरी जो अपने जीवन में अपनी सारी ख्वाहिशें, अपने सारे लक्ष्य पूरा करें। और हमारी सखियों से मैं कहूंगी कि ये थी ब्यूटी विद ब्रेन जिसे हम कहते हैं, और सभी महिलाओं में अपनी अपनी तरह से खूबियां हैं, हमें उन्हें निखारना है और उस पर सोचना है, उस पर काम करना है कि ऐसी कौन सी खूबी है जो हम निखार सकते हैं, हमारी कौन सी प्रतिभा है, कौन सी क्षमता है, योग्यता है जो हम सामने सबके ला सकते हैं और इसी तरह से बधाइयों के पात्र बन सकते हैं जैसे आज निष्ठा जी बनी हुई है। और उनका इतना बड़ा अचीवमेंट है देश के लिए, हमारे भोपाल के लिए, बड़ी जगह से वो टाइटल लेकर आई हैं, मिस एशिया इंटरनेशनल बनी है। तो आपको ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं निष्ठा जी, और आपके भविष्य के लिए, आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए हम आपको ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं देते हैं। ढेर सारा धन्यवाद जी, नमस्कार।